मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को त्रिभुजों की सर्वांग समता कक्षा 9वीं का चैप्टर है और इसमें मैं आप लोगों को उसकी सर्वांग समता के सारे जो नियम है वो बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को देख लीजिए, जिससे आप लोगों को ये चैप्टर को आगे समझने में बहुत ही सहयोगी साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल को इसी तरह से देखते रहना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नया नया अपडेट हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को जब हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो हमको उसके जो 5 नियम हैं उस 5 नियम को देख लेते हैं। और 5 नियम में से 3 अभिग्रहित हैं जो स्वयं सिद्ध हैं, हमको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, और बाकी बचे हुए जो 2 रहते हैं उसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए जो 5 नियम है उसको देखिए बड़े आराम से। यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जैसे कि आप 2 त्रिभुज लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ 2 त्रिभुज। एक सबसे पहले इस तरह से हम 2 त्रिभुज के बारे में सोचेंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो उसके कौन कौन से पार्ट को जानना है ये आपको मैं पहला एपिसोड में बता दिया हूँ, और उस चीज़ को आप देख लीजिए अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। जैसे कि ये ABC और PQR ये इस तरह से 2 त्रिभुज हैं, और दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम होंगे तो उसके लिए जो कंडीशन है, जो नियम है, वो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको ये मालूम है कि 2 त्रिभुज लेते हैं तब हम उसकी दोनों के संगत कोणों और संगत भुजाओं की तुलना करते हैं, उस आधार पर हम लोग यहाँ पर जो नियम है उसको लेते हैं। देखिए, और ये जो फर्स्ट 3 होंगे ये अभिग्रहित होंगे, जिसको कि हम लोग स्वयं सिद्ध बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले दोनों के संगत तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, समान हो, तब वह क्या होता है, सर्वांगसम होता है। यानी कि इसको हम भुजा, भुजा और भुजा प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया 2 साइड ले लेते हैं और बीच का एक कोण होना चाहिए, जिसको कि हमको भुजा कोण भुजा के नाम से संबोधित करते हैं, भुजा कोण भुजा। और तीसरा जो नियम है वह कोण भुजा कोण, पहले में तीनों भुजा, फिर 2 भुजा, फिर 1 भुजा, इस तरह से कोण भुजा कोण अभिग्रहित हैं। ये स्वयं सिद्ध है, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। परंतु किसी किसी किताब में आप लोगों को ये मिल जाएगा कि इसको सिद्ध करना है तो इन दोनों का उपयोग करके सिद्ध कर लेते हैं। जब बीच वाले को सिद्ध करना रहता है ऊपर नीचे 2 का यूज करके सिद्ध कर लेते हैं। तो इस तरह से भी कुछ किताबों में दिया रहता है। ठीक है, परंतु हम लोगों को यहाँ पे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये तीनों जो है अभिग्रहित हैं, स्वयं सिद्ध हैं। चौथा नंबर जो आता है, ध्यान से देखिए, कोण कोण भुजा, ये इसका इसी का एक उपप्रमेय के नाम से भी होता है कई किताबों में, तो ये इसका उपप्रमेय है। और 5वां एक नियम है जिसको कि हम लोग RHS बोलते हैं, यानी कि समकोण कर्ण और कोई भी एक भुजा। जैसे कि आप इसको देखिए, मान लीजिए कि ये दोनों समकोण हैं, तो ये समकोण और उसके सामने वाला भुजा उसका कर्ण हो गया, और कोई भी एक भुजा यानी कि इस भुजा के संगत या इस भुजा के संगत, इस तरह से ये 5वां नियम जो है ये। तो इसमें हमको क्या करना है, ये जो 2 नियम हैं, ये चौथा और 5वां, इसको हम सिद्ध करेंगे। परंतु मैं सबसे पहले ये बता दूं, ये जो 3 नियम हैं, इस 3 नियम के जो चित्र है वो मैं आपको बता देता हूं कि हम देखते कैसे हैं उसको, और उसको मिलान कैसे करते हैं, और उस तक पहुंचते कैसे हैं। तो देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है यहाँ पर देखिए, तीनों भुजा को ले लेते हैं, साइड, तीनों साइड को ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस भुजा AB भुजा के संगत भुजा PQ है। हमको ऐसा देखना चाहिए कि अगर ऐसा है, इनके मान बराबर हैं, तब हम उसको क्या बोल देंगे, सर्वांगसम है बोल देंगे। तो यहाँ पर देखते रहिए, पहला भुजा हो गया, ये दूसरा भुजा हुआ, इसके संगत भुजा है PR है, और BC का संगत भुजा है QR। इस तरह से हमको देखने आना चाहिए। अगर हमने दोनों त्रिभुजों में अगर भुजाओं की लंबाइयां से सेटिस्फाई हो गए कि दोनों बराबर हैं, तो हमारा ये पहला अभिग्रहित जो है वह सिद्ध हो गया। यानी कि उस पहला अभिग्रहित का उपयोग हम ऐसी परिस्थिति में करेंगे, तब उन दोनों त्रिभुज जो है क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये परिस्थिति पहला के अनुसार हो गया। अब दूसरा परिस्थिति को देखिए, इसमें यह बोलता है कि एक भुजा जो है वह और एक कोण और फिर उसके बाद वाला भुजा, यानी कि 2 भुजाओं के बीच का। तो इसके लिए जो चित्र बनेगा उस पर आप ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर इस तरह से हमारा ये चित्र बना, और इस चित्र में हम लोग क्या क्या चाहिए, हमको ABC चित्र का नाम वही दे देते हैं जिससे हमको लिखने में
बार बार वही चीज लिखने में सुविधा हो जाता है। यहाँ पर देखिए भुजा कोण भुजा यानी कि दो भुजा के बीच का, तो सीधी सी बात है यहाँ पर दो भुजा माने इन दोनों भुजाओं को चुन लिए मान लिया, तो इसके बीच का कोण कौन सा हो गया, ये ए हो गया। तो इसके संगत होना चाहिए, जैसे ए बी का संगत क्या है आपको पता है, पी क्यू है, ए सी का संगत है पी आर है, और कोण ए का संगत हो गया कोण पी। इस तरह से हमको देखने आना चाहिए, बाकी चीज़ों को नहीं देखना है, हमको उस चीज़ों को देखना है जो हमारे नियम का पालन करता है। या तो फिर ये कहना चाहिए कि ऐसे दो त्रिभुज अगर आपको मिल जाते हैं और उनको देख करके आप ये संतुष्ट हो जाते हैं कि दो भुजा और उसके बीच का कोण उसके संगत दो भुजाओं और उसके बीच के कोण के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा नियम लागू होता है। ठीक है, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ये हो गया हमारा दूसरा अभिग्रहित के अनुसार। ठीक, पहला समझ में आ गया होगा, उसके बाद ये दूसरा हुआ। तीसरा के लिए जो चित्र बनेगा, जो आपको मिलेगा चित्र बना हुआ या आपको बनाना पड़ा, उस चित्र में किस चीज को देखना है, सिर्फ देखने के लिए सीख गए मन हो गया, बहुत ही सरल है। देखिए यहाँ पर तीसरा जो आता है, इसमें भी जो आपका चित्र बना हुआ होगा उस चित्र में आपको क्या ढूंढना है, कोण भुजा कोण, ये ढूंढना है। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, देखो ये हमारा ए बी सी हुआ, ये तीसरा कंडीशन के लिए है, और ये पी क्यू आर हुआ। इसमें ये बोलता है कि दो कोण और उसके बीच का भुजा होना चाहिए, यानी कि हमको ये जो त्रिभुज दिया हुआ है दो कोण होना चाहिए। हम चाहे किसी भी कोण को ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, इस कोण को लिए और मान लिया इस कोण को लिए, ये ऐसा दिया हुआ है हमको कि इसका संगत कोण Q बराबर है कोण C का संगत कोण कोण R बराबर है, और उनके दोनों के बीच का भुजा यानी कि BC बराबर है QR के। तो ध्यान से देखिए, अगर हमको दो त्रिभुजों के ये तीनों चीज मिल जाते हैं, कौन कौन सा, कोण B और कोण C के बीच का भुजा, संगत कोण Q और कोण R के संगत कोण और उसके बीच का भुजा, अगर दोनों समान हो जाते हैं, कैसे समान होंगे, समान पूरा, जैसे कि इसकी लंबाई इसकी जो जितना डिग्री है ये उतना डिग्री का, अगर हम लोग इसको बराबर देख लेते हैं, देखने का आदत बना लेते हैं, अगर देख लेते हैं तब हम निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि ये दोनों सर्वांग सम है। और वह कौन से नियम के अंतर्गत है, ये कोण भुजा कोण के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से ये जो तीन नियम है, इसको अभिग्रहित जो है ये, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सिद्ध कर सकते हैं, इन दोनों का उपयोग करके इसको, इन दोनों का उपयोग करके इसको, और इन दोनों का उपयोग करके इसको सिद्ध कर सकते हैं, परंतु उसको करने की जरूरत नहीं है, ये अभिग्रहित है, इसका हम डायरेक्ट उपयोग करेंगे, इसमें किसी प्रकार के मार्क्स की कटौती नहीं होती है ना। या तो फिर ये कहना चाहिए कि इसको अलग से सिद्ध करने के लिए कभी भी आप लोगों को लगभग पूछा नहीं जाएगा, अगर उसको माने क्वेश्चन देने वाले को सारी चीजें अगर ध्यान में रखेगा तो। उसके बाद आता है ये देखो चौथा और पांचवा, इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम चौथे नियम के रूप में अगर सीरीज के रूप में लेते हैं तो बताने में सुविधा होता है कि ये चौथे नियम के अंतर्गत है। चौथे नियम को हम लोगों को सिद्ध करना है, यानी कि उसका जो कथन होगा क्या होगा, आपको जानना चाहिए इसका कथन। ठीक है, तो इसका कथन मैं डिटेल में लिख नहीं रहा हूं, आपको मिल जाएगा, लेकिन इतना स्पष्ट आपको कर देता हूं कि इसका कथन क्या है। ध्यान से देखिए, अगर दो त्रिभुज हैं हमारे पास, मैं कथन को बोलते भी जाता हूं और उसको आपको बोर्ड पे दिखाते भी जाता हूं। देखो, यदि दो त्रिभुज हैं हमारे पास और इसके दो संगत कोण, दो संगत कोण यानी कि देखिए ध्यान से, इसको ले लेते हैं एक कोण, इसका संगत कोण ये हो गया, और दूसरा कोण जो है किसी को भी ले सकते हैं आप, जैसे कि हम ए को ले लिए यहाँ पर, ये इसका संगत कोण हो गया P, और एक ठो भुजा, वो बीच का भुजा नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर वाला में बीच का भुजा ही होता था, इसमें बीच का भुजा नहीं बोल रहे, कोई अलग से कोई भी भुजा हो सकता है, यही वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये वाला हो जाएगा तो फिर तो तीसरा नियम हो गया, परंतु उसके अलावा कोई भी एक भुजा को ले लेते हैं। चलो ये वाला भुजा को ले लेते हैं, इसका ये एक भुजा, ये एक भुजा ऐसा बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो कोण के संगत दो कोण और एक भुजा के संगत दूसरी भुजा दूसरे त्रिभुज का, अगर ऐसा भी है तो वो दोनों सर्वांग सम होंगे। इस कथन का यही अर्थ है, और ये कथन आपको याद होना चाहिए। फिर से रिपीट करता हूं, देखिए इस कथन को, किसी दो त्रिभुजों की अगर दो संगत कोण बराबर हो और एक संगत भुजा बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। ऐसा हमको सिद्ध करना है, तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हम इस तीनों का उपयोग करेंगे।
ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिए, ये बहुत ही सरल है। अब मैं एक स्टेप लिखने के बाद आपको निष्कर्ष बता दूंगा, आप इतना सरल है आप जान जाएंगे। देखिए यहाँ पर त्रिभुज, दोनों त्रिभुज को पहले चुन लेते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में ध्यान से देखते रहिए, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों है? इसलिए कि दोनों 180 अंश के बराबर हैं। किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यह हमारा कारण होगा, आपको जानना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखना भी है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे आपको उसको लिखना है। क्या लिखना है? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले से ये जान गए हैं, हमको दिया हुआ है, देखो कि इस त्रिभुज के दो कोण A का संगत कोण P और B का संगत कोण Q ये बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? A और यहाँ पर P और यहाँ पर देखिए ये B और यहाँ पर Q ये बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि इसको इधर भेज देंगे तो माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, या तो हम डायरेक्ट यूज के हिसाब से इसको ऐसे काट सकते हैं, ऐसा आप जान लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? कोण C बराबर कोण R, ठीक है, ये निष्कर्ष निकला। देखिए बहुत ही सरल है परंतु अहम निष्कर्ष है। क्यों? क्योंकि हमको देखिए ये कोण C बराबर कोण R ये हम लोग एक लाइन में प्रूफ कर दिए। अब यहां पर मिलाइए, क्या आपके पास इन तीनों जो अभिग्रहित है इनमें से किसी से मैच होता है क्या? हम इस स्टेप के आने के बाद तो बिल्कुल एकदम सही मैच होता है। आप देखिए इसको, उसमें क्या था? इस कोण का संगत कोण कोण Q बराबर है कोण C के संगत कोण कोण R है, और ये बीच वाला भुजा जो है इसका संगत ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल साइड एंगल, ये एंगल ये साइड और ये एंगल, इसका भी क्या हुआ? एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसका मतलब तीसरा नियम का यूज हो गया, अब हम कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया। आ गई बात समझ में? अगर इसको आप लिखना चाहेंगे, वैसे मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन छोड़ना चाहूंगा परंतु फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। अब ये हो गया हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट ये इसके बराबर है, ये प्रूफ कर लिए। दूसरा पॉइंट देखिए, कोण B बराबर कोण Q ये दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, भुजा BC बराबर भुजा QR, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो दो चीज दिया हुआ था हम लोगों को, और तीसरा चीज को हमने प्राप्त करने की कोशिश की और प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो तीसरा को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। हमको और पहले दिया था कोण A बराबर कोण P, ये दिया हुआ है ना। तो हम लोगों को पहले से दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, दिया है। मैंने चित्र के माध्यम से आपको सब चीज को बता दिया, इसलिए दिया है जो लिखेंगे आप ये अपने मन से लिखिएगा। जब भी आप उसको एक्सप्लेन करिएगा या एग्जाम में लिखिएगा तो जो दिया हुआ है उसको आप अपने से लिखिए, ठीक है। जो कथन है उसी पर रहता है, दिया हुआ है। तो ये हो गया ये तीनों चीज। अब तीनों चीज का उपयोग किए हम लोग, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों को चित्र में देखिए, स्पष्ट आपको दिख जाएगा तीसरा नियम। इसलिए अब हम बोल सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQR का, और ये किस वजह से हुआ है? कोण भुजा कोण से, इससे हुआ, इसका यूज किए। तो इससे हमने सिद्ध क्या कर पाया कि कोण कोण भुजा भी रहे तो भी ये एक नियम को जाता है, अलग से इसका हमको और सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्ट अब यूज कर सकते हैं। हमने ये जान लिया, ये तीनों अभिग्रहित के आधार पे हमने इसको यूज किया, तब हमारा क्या हो गया? जो बाकी सब चीजें हम लोग क्या करते हैं, बाकी इस स्थिति में CPCT का उपयोग करके हम लोग बाकी सारे चीजों को, संगत चीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं? सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने देख लिया क्या है कि दो कोण और एक भुजा भी दिया हुआ होगा, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम तीन अभिग्रहित को जानने के साथ साथ एक चौथा नियम कोण कोण भुजा को भी जान गए। अब एक ये है कि RHS समकोण कर्ण भुजा, इसको मैं आप लोगों को मेरे नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा मैं। तो इस तरह से मेरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आगे भी देखते रहिए।